पिछले क्लास में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन, उसके उदाहरण। इन पर्टिकुलर हम इस एग्जाम्पल को देख रहे थे। संक्षिप्त रूप में मैं इस एग्जाम्पल को फिर एक बार उसको याद करते हैं। एक शॉप में 3 अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन बेचे जाते हैं और देखा गया है कि 50% लोग ब्रांड 1 चूज करते हैं, 30% ब्रांड 2 को चूज करते हैं और 20% ब्रांड 3 को। हर ब्रांड की 1 साल की वारंटी मिलती है नए फोन के साथ। और फिर एक बार ये देखा गया है कि जो ब्रांड 1 के फोन खरीदते हैं उसमें से 25% लोगों को वारंटी पीरियड में रिपेयर की जरूरत होती है और ब्रांड 2 फोन के लिए ये नंबर है 20% और ब्रांड 3 के लिए है 10%। और हमने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी थी लास्ट टाइम कि एक रैंडमली चोजन कस्टमर के पास ब्रांड 1 का फोन खरीदा हुआ है और उसको वारंटी पीरियड में रिपेयर की जरूरत पड़ी है। उसकी हमने प्रोबेबिलिटी देख ली थी और कैलकुलेट की थी, वो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन यूज करके, और उसका आंसर था 0.125। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, ये थोड़ा सा ट्री डायग्राम मैं निकालने वाला हूं। ये जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन है मैं एक पिक्चर के द्वारा वही इंफॉर्मेशन दोहराने वाला हूं। तो शुरुआत में हमारे पास है 3 अलग अलग ब्रांड। हर ब्रांड के लिए मैं एक ब्रांच निकाल लेता हूं ट्री की। तो ये मान लीजिए ये है ब्रांड 1, ये है ब्रांड 2 और ये है ब्रांड 3। हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज भी पता है। तो P ऑफ A1 जो हमने देखा था वो है 0.5, P ऑफ A2 is 0.3, of P of A3 is 0.2। ठीक है। अब हर ब्रांड में वारंटी पीरियड में या तो रिपेयर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो हर ये जो डायग्राम में जो ये ट्री के 3 शाखाएं हैं, 3 ब्रांचेस है, उस हर एक ब्रांच के अलग अलग और 2 ब्रांचेस निकाल सकते हैं। एक जिसमें रिपेयर की जरूरत है और जिसमें रिपेयर की जरूरत नहीं है। हर ब्रांच के लिए वही है। तो ऊपर वाली ब्रांच हम रिपेयर के लिए रखते हैं और नीचे वाली नो रिपेयर। रिपेयर एंड नो रिपेयर, रिपेयर नो रिपेयर। तो हमारे जैसे कि ब्रांड 1, ब्रांड 2, ब्रांड 3 के लिए हमारे नोटेशन था इवेंट्स A1, A2, A3। रिपेयर के लिए हमारा नोटेशन था इवेंट B। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 is 0.25, conditional probability of B given A2 is 0.2 and conditional probability of B given A3 is 0.1। ठीक है। और हमने अब ये ट्री तो हमने बना ली है। तो जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन
देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B। वो हमने कैसे निकाला? हमने तो पहले तो हमारा इवेंट है A1, तो A1 वाली ब्रांच या ब्रांड 1 वाली ब्रांच ले ली, उसका नंबर था, करस्पॉन्डिंग नंबर था 0.5। ये मैं जानबूझ के ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं। ये नंबर क्या है? ये तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज 0.5। लेकिन ये डायग्राम की तरफ ध्यान दे तो वो नंबर उस ब्रांच का, उस शाखा का नंबर है 0.5। और उसके बाद हमने देखा कि रिपेयर की जरूरत है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, तो उसी ब्रांच में आगे रिपेयर वाली ब्रांच में जाएंगे तो वो नंबर है 0.25। तो ये दो नंबर हमने मल्टीप्लाई करे थे और आंसर पाया था 0.125। सिमिलरली, तो मैं ये लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B, सिमिलरली A2 ब्रांच में B रिपेयर वाली ब्रांच को जाए और दोनों जो नंबर है उनको गुणा कर ले उन दोनों का, तो आंसर आएगा 0.3 इंटू 0.2 तो है 0.06। और A3 और B को अगर इंटरसेक्शन में देख ले तो 0.2 इंटू 0.1 तो आंसर आएगा 0.2। ये फाइनल वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर हम पता कर ले तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम नाउ? हम ये पूछ रहे हैं कि अगर एक रैंडमली चोजन, एक कस्टमर को रैंडमली चूज करे, तो उसने जो फोन खरीदा है उस फोन को वारंटी पीरियड में रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, इसका चांस क्या है? हम इसमें ये नहीं बोल रहे कि वो ब्रांड 1 का फोन था या ब्रांड 2 का था या ब्रांड 3 का था, मतलब अगर कुछ नहीं बोल रहे तो हमें तीनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A1 प्लस B इंटरसेक्शन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन विथ A3। तो ये जो तीन नंबर हमने जांच किए थे और लिखे हैं ट्री के सामने, उसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? 0.205। तो ये ट्री का इस्तेमाल पहले तो ये आसान रहता है, ये फॉर्मूले जो यूज करने वाले हैं, और उसी में हम और एक चीज कर लेंगे। ये जो नो रिपेयर वाली ब्रांचेस हैं, तीन ब्रांचेस है, A1 के लिए एक, A2 के लिए एक और A3 के लिए एक, उसमें अभी हमने नंबर लिखे नहीं है। लेकिन वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, रिपेयर और नो रिपेयर तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स है, तो मैं फिर एक बार ये अलग कलर से लिख रहा हूं, मे बी रेड, ब्लैक इज बेटर। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन A1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन A2 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन A3। तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी? फिर एक बार हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम देखी थी, हर ब्रांच में, अगर हर ब्रांच शुरुआती नोड से हम देखेंगे तो 3 ब्रांचेस जाते हैं और उनके नंबर है 0.5, 0.3, 0.2, उनको अगर जोड़ ले तो वो आएंगे 1। अब A1 वाली ब्रांच में 2 अलग अलग शाखाएं जा रही है, ऊपर वाले शाखा में प्रोबेबिलिटी है 0.25, उसके नीचे वाली शाखा को अगर 2 ही शाखा है तो दोनों का अगर जोड़ मिला ले तो उनका नंबर होना चाहिए 1। और हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है, प्रूव भी किया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन A1 इज ऑलवेज 1। तो हम डायरेक्टली इसका नंबर लिख सकते हैं 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75। सिमिलरली ये आएगा 0.8 और 0.9।
तो इसी तरह से हम, अगर हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो आएगा 0.75 टाइम्स 0.5, तो उसका क्या है 0.375, 0.8 टाइम्स 0.3 becomes 0.24 और ये है 0.18 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। फिर एक बार ये 3 काले कलर में लिखे हुए नंबर को अगर जोड़ ले तो आएगा 0.795। आप देख लीजिए जो होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट शुड आल्सो बी 1, और हम देखते हैं कि वो सही है। लेकिन ये ट्री पिक्चराइजेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स में काफी टाइम आसान रहता है हमारे दिमाग में पिक्चराइज करने के लिए, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब हम ये सब नंबर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन, हमने एक कस्टमर को चूज कर लिया रैंडमली और उसके फोन को देखा, तो हमने देखा कि उस कस्टमर को वारंटी पीरियड में रिपेयर की जरूरत पड़ी है। सो गिवन दैट for a randomly chosen customer, the phone needed repair in warranty period. What is the probability that the phone was of brand 1? हम इन अ वे वो जो पहले तो हम उन्होंने फोन खरीदा है, उसके बाद देखा है कि वारंटी पीरियड में रिपेयर चाहिए कि नहीं। अब हम सॉर्ट ऑफ उलट रहे इस सीक्वेंस को। हम देख रहे हैं कि हमने एक कस्टमर को चूज किया, उसके लिए वारंटी पीरियड में उसके फोन को रिपेयर की जरूरत पड़ी, तो क्या चांस है कि वो ब्रांड 1 वाला फोन था। तो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B। हमारे पास ये ऊपर वाले सब नंबर है, उसमें कहीं पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B नहीं है। हमारे पास अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है। सिमिलरली अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI सब I के लिए है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 है। हम वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक तरह से उलट रहे हैं, ठीक है। तो इसको, लेकिन हम क्वेश्चन तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में है, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 given B is probability of the intersection of A1 and B divided by the probability of the event which has occurred, in this case probability of B। अब हम देख रहे हैं कि ये तो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B हमने पहले ही कैलकुलेट किया था 0.125, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0.125 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 0.205। तो अगर हम फ्रैक्शंस में इसको लिखेंगे और थोड़ा सा कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर लेंगे तो ये आता है 25/41। तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रांड 1 वाला फोन था। इसी तरह से हम ये अगर देख लेंगे तो ये ट्री में से हमें सिर्फ लाल वाले जो नंबर्स है उसकी तरफ ध्यान देना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B को हमने ये
0.0125 करके वो तीनों लाल नंबर्स को जो जोड़ करके हमने प्रोबेबिलिटी बी को निकाला था वही यूज करना है। उसी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन बी विल बी, थोड़ा ऊपर फिर से, 0.06 डिवाइडेड बाय 0.205 वो होता है 12/41, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन बी विल बी 0.02 डिवाइडेड बाय 0.205, अगेन वो आएगी 4/41। तो ये जो हमने उलट करके क्वेश्चन पूछा था, पहले तो हमें दिया गया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आर, हमने ये सब कैलकुलेशंस करके और जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हम उसको पलट रहे हैं, और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी भी निकाल सकते हैं ये पूरा प्रोसीजर करके। तो इस तरह की क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, तो उसको बेस थ्योरम के माध्यम से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन, समझ लीजिए कि हमारे पास n अलग अलग घटनाएं हैं, A1 A2 AN, ये घटनाओं का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स। ये डिफाइन कर रहे हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी को। अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स A1 A2 AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो पहले ही कर चुके हैं, परस्पर अनन्य, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब है ये पूरा सभी परिणामों को एग्जॉस्ट करते हैं, सबको सम्मिलित करते हैं। एग्जॉस्टिव, परस्पर अनन्य और संपूर्ण। एग्जॉस्टिव, संपूर्ण। इफ ऑफ कोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कोई भी दो अगर हम घटनाएं ले ए आई और ए जे, तो उनका इंटरसेक्शन रिक्त है, और संपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है, उसका मतलब इन सभी n घटनाओं का यूनियन अगर हम ले ले तो वो सभी परिणामों का सम्मिश्रण है, वो है ओमेगा। एग्जॉस्टिव का मतलब ये यूनियन पूरा ओमेगा है, संपूर्ण ओमेगा है। अगर इसको हम फिर एक बार वेन डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तो हमारा ये ओमेगा है, और इस बार हमारे पास काफी सारे इवेंट्स है, तो उसको सर्कल्स से दिखाने के बजाय मैं ये इस ओमेगा को पार्टीशन करूंगा। तो हमारे जो इवेंट्स है वो कुछ इस प्रकार के हैं। कोई भी दो इवेंट्स हम अगर ले लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, उनका इंटरसेक्शन रिक्त है, और उसका यूनियन ले लेंगे तो वो पूरा का पूरा ओमेगा बन जाता है। तो इस तरह का कुछ पिक्चर आएगा। अब इसके साथ साथ फॉर एनी अदर इवेंट, एनी इवेंट बी, ओके, फिर एक बार मैं इस बी को कुछ अलग
कलर से दर्शाता हूं। तो ये हमारा इवेंट है बी। ओके, जो गोल रीजन सॉरी ब्लू नीले रीजन से दिखाया गया है। फॉर एनी इवेंट बी, ये सेट थियोरेटिक आइडेंटिटी हम आसानी से देख सकते हैं। हमारा जो इवेंट है वो पूरा नीले रीजन के अंदर वाला रीजन है, नीले जो बॉर्डर के अंदर वाला रीजन है। तो इसको हम एक तो हमेशा बी इंटरसेक्शन ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन ओमेगा बिकॉज एआईज आर एग्जॉस्टिव, ओमेगा को हम यूनियन एआई से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। और ये इंटरसेक्शन और यूनियन को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हमें मिलता है I इक्वल टू 1 to n B इंटरसेक्शन AI। मतलब ये अलग अलग रीजन्स को मैं वेन डायग्राम पे दिखाता हूं। तो B समझ लीजिए ये A1 A2 सो B इंटरसेक्शन A1 ये नीला वाला शेडेड रीजन है। सिमिलरली B इंटरसेक्शन A5 ये हरा वाला रीजन होगा। इस तरह से हर एक AI और B का इंटरसेक्शन हम देख सकते हैं। और कोई कलर मान ले ये B इंटरसेक्शन A3 है। सो हर एक रीजन को हम अगर शेड कर ले अलग अलग कलर से, तो हर एक कलर है B इंटरसेक्शन AI और उसका ये सभी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बने रहेंगे क्योंकि AI इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और इसको हम यूनियन कर ले, उसको हम जोड़ ले तो हमें मिलेगा B। पूरा नीला जो रीजन है, नीला बॉर्डर वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा भर जाएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है हम बार बार यूज करेंगे। और इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूजिंग फाइनाइट एडिटिविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन AI। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये B इंटरसेक्शन AI सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला डेफिनेशन भी यूज करके लिख सकते हैं। दिस इज P ऑफ AI times the conditional probability of B given AI. So probability of B is given by this formula. Very quick summary, हमने क्या किया? हमारे पास कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें A1 A2 AN ये अलग अलग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव घटनाएं हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वो परस्पर अनन्य है, कोई भी दो घटनाओं का इंटरसेक्शन रिक्त है। एग्जॉस्टिव का मतलब वे संपूर्ण है, उनका यूनियन पूरा ओमेगा है। इस संदर्भ में अगर हमारे पास और कोई भी अलग इवेंट है बी और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जानना चाहते हैं तो उसको कैलकुलेट करने का ये एक तरीका है, ये फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को कई बुक्स में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना जरूरत है।
A1 A2 AN, ये n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तब ये फॉर्मूला मायने रखता है। और ये फॉर्मूला यूज करके अब मैं बेस थ्योरम लिखने जा रहा हूं। ये बेस के नाम से थ्योरम है, बेस थ्योरम। और मैं इसकी स्टेटमेंट पूरी तरह से लिखूंगा। लेट A1 A2 डॉट 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 AN be n mutually exclusive and exhaustive events let P of AI denote their prior probabilities। प्रोबेबिलिटी के शुरुआती अनुमान, प्रायर प्रोबेबिलिटीज या पूर्व प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट V be any event with probability of B being strictly positive, then the posterior probabilities of AI given that given that event B has occurred is, so what do we want to find? We want to find probability of AI given B. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यूज करके आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B divided by probability of B. Probability of AI times the conditional probability of B given AI, और डिनोमिनेटर में हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ टाइम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B given AJ, where you sum over all values of J going from 1 to n. So this is the statement of Bayes theorem and this is also the proof. The middle thing is the proof. So ये पूरा Bayes theorem का statement of proof दोनों इसमें आ गया है। और हमने ऑलरेडी पहले वाले एग्जाम्पल में देखा है कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये दो नए टर्म्स यूज किए हैं हमने बेस थ्योरम में। तो पूर्व उसको हम इस तरह से जांच कर ले कि ये हमारे पास AIs की शुरुआती प्रोबेबिलिटी के शुरुआती कुछ अनुमान है, मान है, वो है प्रायर प्रोबेबिलिटीज। लेकिन जब हमने देखा है कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारे जो AIs के घटने के चांस की जो अनुमान है वो हम चेंज करते हैं, वो है पूर्व और पश्चात। तो बी इवेंट घटने के पश्चात जो प्रोबेबिलिटीज है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन बी। फिर से हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देख लेंगे। और एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फिर एक बार काफी टेलिंग एग्जाम्पल है। समझ लीजिए एक कुछ दुर्लभ बीमारी है, रेयर डिजीज,
जिसका जनसंख्या में प्रचलन है लेकिन रेयर है, वो काफी बड़े संख्या में लोग उससे बीमार नहीं पड़ते हैं। सो जो उसका जो प्रसरण है, उसका मतलब रेट जो है, सो इंसिडेंस रेट इन द पॉपुलेशन इज सपोज 0.001, तो 1000 लोगों में से एक को आमतौर पे या एवरेज तौर पे ये बीमारी होती है। इंसिडेंस रेट इज 1 आउट ऑफ 1000। तो इस डिजीज को पहचानने के लिए एक नया परीक्षण, मेडिकल टेस्ट मार्केट में आया है। मेडिकल टेस्ट टू टेस्ट फॉर द डिजीज। जब ये टेस्ट हो सकता है, ये ब्लड टेस्ट है या इसी तरह कोई मेडिकल टेस्ट है, वो मेडिकल टेस्ट परीक्षण करने के बाद या तो मेडिकल टेस्ट हमें ये बोलता है कि हाँ, ये जो बीमारी है वो मौजूद है इस इंडिविजुअल में, या ये बीमारी इस इंडिविजुअल में मौजूद नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में जितने भी ऐसे चीजें हैं वो बिल्कुल सर्टन, निश्चित तौर पे हाँ या ना नहीं कह सकते हैं। तो ये जो है वो आम तौर पे हाँ या ना कहते हैं। तो टू बी मोर प्रिसाइज, तो अगर विस्तार में मैं बोलूं तो ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव आएगा, इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट 99% of times if the individual indeed has the disease. लेकिन बाकी 1% में क्या हो रहा है? बाकी 1% में एक्चुअली इंडिविजुअल को डिजीज है लेकिन ये टेस्ट उसको पकड़ता नहीं है। सो इट गिव्स अ फॉल्स निगेटिव, उसको बोलते हैं फॉल्स निगेटिव। सो 1% इज फॉल्स निगेटिव। इसके उल्टा जब द इंडिविजुअल डज नॉट हैव द डिजीज, जब इंडिविजुअल को डिजीज है वो 99% टाइम तो पकड़ता है, लेकिन जब द इंडिविजुअल डज नॉट हैव द डिजीज क्या होता है इस टेस्ट के लिए? The test still gives a positive result 2% of the time. So 2% false positive. टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया लेकिन ये फॉल्स रिजल्ट है। फॉल्स क्योंकि एक्चुअली उस इंडिविजुअल में ये बीमारी तो है ही नहीं। तो लेकिन ये हम सोच सकते हैं कि ये 99% तो सही दे रहा है जब डिजीज है, और 98% टाइम तो नहीं बोल रहा है जब डिजीज नहीं है। तो लग रहा है कि ये मेडिकल टेस्ट तो ठीक ठाक ही है, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्या ये सही है, हम देखते हैं। फिर एक बार हम कुछ इवेंट्स को डिफाइन कर लेंगे। सो A1, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? जनसंख्या में प्रचलन कितना है डिजीज का, वो है 0.001। और मतलब उसका मतलब है इफ वी से A1 इज द इवेंट that randomly chosen individual
has a disease, has the disease, then we know that probability of A1 is 0.001 और A2 A1 कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, लेकिन आई एम यूजिंग द बेस थियरम के नोटेशन. तो randomly chosen individual does not have the disease, so probability of A2 will be 1 minus probability of A1, which is 0.999. ठीक है. और हमारे पास और इंफॉर्मेशन क्या है, और एक तरह का इवेंट है हमारे पास बी, द मेडिकल टेस्ट इज पॉजिटिव, गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट. और इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द इंडिविजुअल हैज द डिजीज द टेस्ट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, वो कितना परसेंटेज था, वो था 99%, 0.99. और जब इंडिविजुअल डज नॉट हैव द डिजीज द टेस्ट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट, सॉरी इट गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट. वही इंफॉर्मेशन हमारे पास है. P given A, conditional probability of B given A2 is 0.02. तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, इसमें से हमें पता नहीं क्या यूज करना है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B complement given A1 is 1 minus 0.99, which is 0.01, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B complement given A2 is 0.98, 1 minus 0.02. और सपोज नाउ, अब ये तो इंफॉर्मेशन मिला है हमारे पास, लेकिन हम टेस्ट कब करते हैं, अब टेस्ट तभी करते हैं जब हमें एक्चुअली पता नहीं हमारे इस इंडिविजुअल को ये बीमारी है या नहीं है, वो जांचने के लिए तो टेस्ट करते हैं. तो क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो एक्चुअल में क्या उस पर्सन को बीमारी है, सही में वो क्या बीमार है इस रोग से. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव, तो हम ये बेस थियरम को यूज करेंगे. बेस थियरम हमें चाहिए A1 गिवन B का प्रोबेबिलिटी, तो वो उलट लेता है, वो B गिवन A1, B गिवन AI. So we have probability of A1 times conditional probability of B given A1, that is the numerator, and denominator में ये सभी जो, अगर आप ट्री वाला पिक्चर देखेंगे, वो सभी ब्रांचेस का हर शाखाओं का वो लाल 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 हमने जोड़ लिया था, उस तरह का ये डिनोमिनेटर आएगा. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 times conditional probability of B given A1 plus probability of A2 times conditional probability of B given A2. और ये सारे नंबर्स हमारे पास है. probability of A1 is 0.001, conditional probability of B given A1 is 0.99, और डिनोमिनेटर में आएगा वही 0.001 टाइम्स 0.99, उसमें जोड़ दिया जाएगा probability of A2 which is 0.999 times conditional probability of B given A2 0.02. तो ये क्या होता है, 3 और 2 5 डेसिमल्स है, सो 0.00099 आ गया न्यूमरेटर में. 0.00099 प्लस 0.01998 डिनोमिनेटर में. तो ये कैलकुलेशंस अगर आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये आएगा 99 डिवाइडेड बाय 2097,
विच एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंगली ये 5% से भी कम है। जो हमें लग रहा था ये मेडिकल टेस्ट ठीक ही लग रहा है, क्योंकि ये फॉल्स जब बीमारी मौजूद है तो ये 90% टाइम में ठीक दिखलाता है, जब मौजूद नहीं है तब सिर्फ 2% लोगों में वो दिखलाता है। लेकिन अगर टेस्ट, मेडिकल टेस्ट ये वाला पॉजिटिव आ गया तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी की बीमारी मौजूद है उसका अनुमान 5% भी नहीं है। तो ये एक स्पष्ट उदाहरण है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्यों मायने रखती है। इसका कारण, ये नंबर्स का कारण इस एग्जांपल में एक्चुअली काफी सिंपल है, क्योंकि ये बहुत रेयर डिजीज है। अगर चूंकि ये डिजीज काफी रेयर है, उसके लिए जो टेस्ट चाहिए वो बहुत ही सटीक टेस्ट चाहिए, बहुत ही क्या बोलेंगे, इट शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल कि फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा ना आए, फॉल्स निगेटिव भी ज्यादा ना आए। ये जो 1% और 2% फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव है, बहुत हाई नंबर है रेयर डिजीज के लिए। इसके लिए ये टेस्ट इस डिजीज के लिए अच्छा नहीं है।